चलिए यहाँ भी पढ़ेंगे हमें सेट नंबर 7। ठीक, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? कहता है कि 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? सुचेता सतीश को। 19 वर्षीय सुचेता सतीश है जो इसको मिला है दुबई में आयोजित कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट नामक कार्यक्रम में हासिल हुआ है। आगे की पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वह है आपका बैतरनी नदी। बैतरनी उड़ीसा की केओंझर पहाड़ियों से निकल करके पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है क्योंकि इसका मुख्य जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व ताप्ती ही समान बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी यह 1312 किलोमीटर की है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलने के बाद जो है यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना है। यह जबलपुर के पास भोरघाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और होता है कि और संग नर्मदा के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं एवं तावा, बंजर, शेर आदि अन्य सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रंश घाटी से बहते हुए सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे गिरना ताप्ती की बाएं तट की तथा अरुणावती दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। गिरना है बाएं तट के और अरुणावती दाएं तट की है। कहता है कि भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। कौन? भरत पूजा हैं। इसे पेन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अनामलाई की पहाड़ियों से निकल करके पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए पोन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ को ही पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। वे बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं आपका स्वर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्ना है, मधुरै है। कौन? स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना, मधुरै। अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी कि पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, घग्गर और लूनी। कौन? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी। आगे किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन निम्न तरीकों से की जाती है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेश तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। इससे अतिरिक्त इस प्रकार पर अधिप्रमाणित किए जाए कि किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाए कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित हो। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाइयों और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं में नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत गठन। 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो 11वां मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार में होगा, मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका दिया गया है 2002 में। आगे चलते हैं। मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। चलते हैं। वे गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। कौन? मानव ठक्कर। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई थी। टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ जैसे कि हो गया आपका सर्विस हो गया, पेन होल्डर हो गया, ग्रिप हो गया, बैक स्प हो गया, स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, हॉप कोट हो गया, साइड स्पिन हो गया, स्विंग हो गया, पुश स्ट्रोक हो गया, रैली हो गया। कौन हो गया? रैली हो गया, पुश स्ट्रोक हो गया, रैली हो गया। ठीक ना। रैली हो गया, लेट हो गया, रिवर्स हो गया, टॉप स्पिन हो गया, फाइल हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया। ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ जैसे कि बर्नार्ड बेलेक कप कहता है कि वर्ना बेलेक कप पुरुष का है, जयलक्ष्मी कप महिला का है, स्वेथलिंग कप और राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजा ट्रॉफी। ये सभी जो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि विश्व का प्रथम
मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू किया हुआ है? उड़ीसा में। जान लेंगे क्या है। हैं? आगे कि सिंपली पाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स का संबंध एक विशेष वंश से है जिनमें मेलानिन की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसके कारण उसके त्वचा एवं बालों का रंग काला हो जाता है। वर्तमान में जुलाई 2024 तक भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से कुल हैं जैसे जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में, सिंपली पाल हो जाएगा उड़ीसा में, सतकोसिया टाइगर हो जाएगा उड़ीसा में, कन्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ हो जाएगा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुरा मध्य प्रदेश, संजय डुबरी टाइगर मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में, मुकुंदरा हो जाएगा हिल सबका राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, राजाजी उत्तराखंड, रामपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रानी दुर्गावती टाइगर मध्य प्रदेश, धौलपुर टाइगर हो जाएगा आपका राजस्थान 55वां है। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा तथ्य जान लेते हैं। राजस्थान के निवासी कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया था। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया है। कहाँ के? सतना के मुकुंदपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 4 सितंबर 2006 को किया गया था। 6 जून 2007 को बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। कब? 6 जून 2007 को। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 16 सितंबर को दो दिवस मनाया जाता है। एक होता है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, दूसरा का होता है कि विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। आगे चलते हैं। आगे ओजोन संरक्षण प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनेप के तत्वाधान में 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में संपन्न हुई। मॉन्ट्रियल समझौता क्या है? ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने तथा ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से 1987 में मॉन्ट्रियल में कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। यह समझौता 16 सितंबर को हुआ, अतः सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। 1980 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका में ओजोन परत के क्षय होने का पता लगाया था। कब? 1980 में। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था। यूनिसेफ के प्रयास से जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था और 16 फरवरी 2005 को प्रभावी में हुआ था। इसका उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो। आगे के अन्य महत्वपूर्ण दिवस जैसे कि विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को। अब आगे है 16 अक्टूबर। अभी चलते हैं। विश्व बंधुत्व एवं समायाचना दिवस हो जाएगा 14 सितंबर को, विश्व पर्यावरण 5 जून को। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में? 43 के बी में। 43 में क्या है? इसमें कहा गया कि उद्यमी की भागीदारी होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन 43 के बी में है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में एक नया चैप्टर यानी कि भाग 9 का भी जोड़ा गया। इसका नाम सहकारी समिति है। सहकारी समिति को जोड़ा गया था। हाँ, भाग 4 में है। अनुच्छेद जान लीजिए 36 से 51 के बीच में हो जाएगा। यह जो है स्वेच्छा संगठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधों को उत्साहित करने का निर्देश देता है। 43 के कॉम क्या है? इसमें उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी की बात कर दी पहले। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य की नीति निषेध तत्व के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग व्यक्तिगत तथा सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया अनुच्छेद 43 में। अब आगे का अनुच्छेद 48A में है कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन जीव की रक्षा करना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब आगे है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का क जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य की सूची समावेश किया गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान
करना माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। आगे चलते हैं। आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन होता है? स्तरीय मेघ होता है। इसके बारे में जान लेंगे। स्तरीय मेघ के बारे में जान लेंगे। ये धरातल से निकट कोहरे के समान बादल है। इसमें कई परतें पाई जाती है। इनका निर्माण प्रायः दो विपरीत स्वभावों वाले वायु राशियों के मिलने से होता है। ये मेघ पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर जो है विस्तृत होते हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO सहित कई प्रमुख संस्थाओं ने औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। पहला होगा उच्च मेघ, दूसरा का होगा मध्य मेघ, तीसरा का होगा निम्न मेघ। उच्च मेघ का जो होता है 6 से 12 किलोमीटर की रेंज होता है। पक्षाम मेघ, उच्च मेघ मतलब पक्षाम मेघ, सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशे की भांति कोमल व बिखरे मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसे वर्षा नहीं होती है। ये मेघ चक्रवात के सूचक होते हैं। कौन? पक्षाम मेघ। अब आगे पक्षाप स्तरीय मेघ यानी कि सिरोर। ये इन मेघ के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। ये मेघ दूधिया चादर की भांति फैले होते हैं। कहता कि पक्षाप कपासी मेघ, ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोली की भांति दिखाई देते हैं। इन बादलों में मैकरेल स्काई भी इसको कहा जाता है। किसको? पक्षाप कपासी मेघ को। आगे चलते हैं। अब आ गए मध्य मेघ। मध्य मेघ 206 किलोमीटर, वो तो 4 से 12 किलोमीटर था, 206 किलोमीटर। मध्य स्तरीय मेघ, ये भूरे अथवा नीले रंग के होते हैं, जिनसे बारिश होने की संभावना अधिक होती है। उच्च कपासी मेघ, ये सफ़ेद व भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। इन बादलों का विकास वायु की लंबवत धाराओं के कारण ऊपर की ओर होता है। पर्वत शिखरों पर ऐसे मेघ को जो है ना पटाखा मेघ कहा जाता है। इंद्रधनुष की छठा मतलब इनमें इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। अब अगर निचले मेघ 2 किलोमीटर तक होती है। स्तरीय मेघ, दूसरा का है आपका स्तरीय कपासी मेघ। अब स्तरीय कपासी मेघ के बारे में जानेंगे। ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक होते हैं। ये जाड़े के मौसम में प्राय संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। कपासी मेघ, इनका आकार गुंबदाकार व फूलगोभी की भांति होता है, जिनका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। कपासी वर्षा मेघ, ये अत्यधिक गहरे काले व सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठते रहते हैं, अतः इनका विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र पर होता है। इन बादलों से भरी वर्षा गोला, तरित, झंझावात आदि उत्पन्न होती है। कौन मेघ से? तो कपासी वर्षा मेघ से, याद रखिएगा। आगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वातावरणों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। अब आगे वर्षा स्तरीय बादल क्या है? ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। इनके छाने पर अंधकार सा छा जाता है, क्योंकि इनका अधिक सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है। ये वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ाते हैं और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। अब आ गया कि पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति जो है आपका हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन से। हाँ, स्थानीय स्वशासन से। चलिए आगे चलते हैं। अब स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति भी पीके थुंगन समिति की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया था। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं दी थी। पहला कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गाँव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए। गाँव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। हैं, पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये सब जो होगा उसका 5 साल कार्यकाल होगा। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में सम्मिलित करना चाहिए। 5वां कहा गया कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी जिला पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। हैं, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध से जुड़े प्रावधान भाग 11 में दिए गए हैं। इस भाग में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में केंद्र व राज्यों के विधायी संबंध हैं, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है। और दूसरे अध्याय में प्रशासनिक है, जो पहला था विधायी, दूसरे का में प्रशासनिक कार्यकारी है, जो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? शिक्षा पद्धति, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग आदि समय समय पर भारत में शिक्षा के तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोग का गठन किया गया तथा विभिन्न शिक्षाओं की नीति लागू की गई।
चुनाव सुधार क्या है? कहता है कि चुनाव सुधार 1990 में वीपी सिंह कहता है कि चुनाव सुधार 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। यह समिति ने अपनी रिपोर्ट 1990 में पेश किया था। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? वो बन गई है नीना सिंह। आगे चलते हैं। सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला है। गीता राणा लद्दाख सेना की पहली महिला अफसर बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली फाइट पायलट बनी है महिला। ऋतु शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला फाइट पायलट। शिवांगी सिंह जो है ना भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, और शिवांगी जोशी जो है पहली महिला नौसेना आगे चलते हैं पायलट है। ऋतु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन? ऋतु बहारी। आगे की अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। आगे की वायुमंडल में ऑक्सीजन का पूर्ण चक्रण किस विधि के द्वारा होता है? वो होता है आप सभी के द्वारा, यानी कि जान लीजिए प्रकाश संश्लेषण मुख्य है, इसमें प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा। आगे ओजोन चक्र क्या है? ओजोन का पूर्ण चक्रण। ओजोन का निर्माण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषित हरे पौधे तथा सागरीय परितंत्र के पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है देख लीजिए। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्भेद खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुँचती है तथा सागरीय जलीय स्थलीय जंतुओं द्वारा शोषण, खनिजों के ऑक्सीकरण तथा लकड़ियों द्वारा जीवाश्म खनिजों के जलने से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के भंडार में खर्च होती है, और इस तरह ऑक्सीजन का पूर्ण चक्रण चलता रहता है, जो यहाँ दिखाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण प्रकाश संश्लेषण है, जो आधुनिक वातावरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। जैविक रासायनिक चक्रण क्या है? यह जैविक जीवमंडल के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है, अथवा किसी यौगिक के विद्युत धनात्मक या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। क्रिस्टीकरण क्या है? क्रिस्टीकरण द्वारा उस विधि ठोस पदार्थों का शुद्ध किया जाता है। इस विधि द्वारा क्रिस्टीकरण के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक कर लिया जाता है, जैसे कि शुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, समुद्री जल से प्राप्त नमक को, ये सभी अशुद्धि दूर करने में। अब आगे है आपका स्थानीय स्वशासन के स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। भारत में पंचायती राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं, गांव और जिला स्तर का, तथा इसका आशय ऐसे शासन से है जिससे राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी अस्थायी समस्या का निराकरण स्वयं कर सके, वह प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागितामूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। स्थानीय स्वशासन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर ही पुनः चुनाव कराने की बाध्यता दी जाती है। स्थानीय स्वशासन में सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बाध्यता है। सभी स्तर पर अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रावधान दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्था का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कौन देता? लॉर्ड रिपन ने, कब? 1882 में। आगे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे एवं मुख्य समर्थक में दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय थे। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद थे, दादा नौरोजी थे, लाजपत राय थे, मतलब समर्थक थे गांधी जी। आगे भीमराव अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन समानती पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। अब एक सूची उनको सूची 2 मिलाना है। कहता है कि माय प्रेसिडेंस एयर हो जाएगा आपका आर वेंकट रमन। क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमन। क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमन। है माय कंट्री माय लाइफ। माय कंट्री माय लाइफ जो है ये हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। द इंसाइडर हो जाएगा आपका
अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सिक्योरिटी हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि एवार्ड ऑफ, कहता है कि एवार्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। एवार्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी नरेंद्र मोदी। हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी, हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी। स्ट्रेट फॉर्म द हट, स्ट्रेट फॉर्म द हट हो जाएगा कपिल देव। मदर टेरेसा नवीन चावला, मदर टेरेसा नवीन चावला। डॉलर बहू हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति, डॉलर बहू सुधा मूर्ति। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री अजय शंकर। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री अजय शंकर। अम्बेडकर एन लाइफ शशि थरूर, अम्बेडकर एन लाइफ शशि थरूर। द कहता कि द कॉन्सिपेरेसी, द कॉन्सिपेरेसी हो जाएगा आपका गोट वाया राजपक्षे। आगे की विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। आगे की फॉर्क इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बायोंड हो जाएगा सिंह रंगराजन। आगे चलते हैं। आगे है कहता है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है, वो मिला है आपका हड़प्पा से। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटेगरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसवासियों विशेषों से विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसर ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मेसर ने दिया था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1927 में इसका नियमित खनन उत्खनन प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्व टीले को नागर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबंधित किया गया है। हड़प्पा से 6x6 की 2 पंक्तियाँ निर्मित कुल 12 कक्षाओं वाले एक अनानागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे कहता है कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। कालीबंगा यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, वर्तमान हनुमानगढ़ जिला। यह प्राक हड़प्पा स्थल की खोज सर्वप्रथम S घोष ने किया था 1953 में। यह सरस्वती घगर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा के प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जोते हुए खेत का साक्ष्य है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकासी प्रणाली नहीं है। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर है। इसका सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहीं से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नानागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 5.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है ना विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 किलोमीटर लंबा और 7.01 किलोमीटर चौड़ा और 243 किलोमीटर गहरा है। आगे राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नानागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने की खतरा है। अब आगे हैं। राज्य प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। संघ को होता है प्रधानमंत्री। ग्राम को होता है ग्राम पंचायत का। सरपंच होता है नगर निगम को महापौर होता है। आगे चलते हैं। आगे भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 में राज्य का प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका आता है, राज्य का विधानमंडल आता है, राज्य की विधायी शक्ति आता है, राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 केंद्र संघ का प्रावधान किया गया है। केंद्र संघ में भी कार्यपालिका आता है, संसद आता है, राष्ट्रपति की विधायी की शक्ति आता है, संघ की कार्यपालिका आता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आता है। ग्राम पंचायत भारतीय संविधान के अनुसार भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243(9) तक ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तदुपरांत उनके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था।
1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की गई थी 1958 में। नगर निगम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भारत में नगर निगम 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी महानगर शहर के विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 को किया गया था। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मद्रास में नगर निगम की अनुमति दी गई थी बनाने की। अब आगे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यवादी होता है। चर्चा अनुचित क्षेत्र में देख लेंगे। अनुच्छेद क्षेत्र में अग्रजते महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह उसके पश्चात पद धारण करता है। महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महान्यवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किए जाते हैं। महान्यवादी बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को होता है। अनुच्छेद 88 भारत के महान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने या अन्यथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देते हैं। कौन? 88। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद उसके अवकाश ग्रहण के लिए सीमा 65 वर्ष होती है। सबसे अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे 2696 दिन तक। कौन? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे कम दिन तक रहता आपका कमल नारायण सिंह 13 दिन तक रहते हैं। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष जो भी पहले होता है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की लोकलेखा समिति का गाइडलाइन या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पर धारण करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता भी रखता है। अब आगे है पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस। किसका हो जाएगा? मॉरिशस। आगे चलते हैं। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अफ्रीका के मुख्य भूमि दक्षिण पूर्वी दिशा में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ से अधिकांश आबादी जो है मॉरिशस कोयल भाषा बोलती है। मॉरिशस का संसद का नाम नेशनल असेंबली है तथा मुद्रा जो है मॉरिशियाई रुपया है। आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रपति। वहाँ का मॉरिशस का राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन है। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन है। प्रधानमंत्री परविंदर जुगनाथ है। सितंबर 2019 के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। लगभग 75% आबादी भारतीय मूल के होने के कारण मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाता है। अब आ गया सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। भाषा सेशेल्सियाई क्रियोल है। अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सभी जो आपका भाषा है। कौन भाषा आपका? सेशेल्सियाई क्रियोल, अंग्रेजी और फ्रेंच। संसद नेशनल असेंबली है। मुद्रा सेशेल्सी रुपया है। ये कहते हैं कि यह 115 अधिकरणों के रूप में मान्यता प्राप्त द्वीपों और कई उपनाम द्वीपों के मिलकर के एक देश जो अफ्रीका की मुख्य भूमि से पूर्व में हिंद महासागर में 232 मील की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कोमोरोस अफ्रीका में या मेडागास्कर के उत्तर पश्चिमी में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह। राजधानी मोरोनी है। राजधानी कहाँ है? मोरोनी है। मुद्रा फ्रैंक है। संसद असेंबली ऑफ द यूनियन है। भाषा कोमोरियन या फ्रेंच या अरबी है। कहते हैं कि मॉरिटानिया या उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन? मॉरिटानिया। राजधानी नोआकचोट। मॉरिटानिया की राजधानी है नोआकचोट। मुद्रा है अगुआ। कौन है? अगुआ। और संसद है पार्लियामेंट। भाषा है अरबी। अब कहता है कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा दिनार, संसद पार्लियामेंट। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा दिनार, संसद पार्लियामेंट। मोरक्को की राजधानी रफात, मुद्रा दिरहम और संसद पार्लियामेंट। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, मुद्रा है नैरा और संसद है नेशनल असेंबली। नाइजर की राजधानी है नियामी, मुद्रा है फ्रैंक और संसद है नेशनल असेंबली। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, मुद्रा है रेंड और संसद है नेशनल असेंबली। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, मुद्रा है सिलिंग, संसद है सिलिंग, मुद्रा है क्या? सिलिंग है, मुद्रा है सिलिंग और संसद है संघीय संसद। सूडान की राजधानी है खार्तूम, मुद्रा पाउंड, संसद नेशनल असेंबली। मिस्र की राजधानी कायरा, मुद्रा पाउंड, पार्लियामेंट। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, मुद्रा कौन है? बिर्र है और संसद फेडरल पार्लियामेंट असेंबली।
तंजानिया की राजधानी है डोडामा, तंजानिया की राजधानी है डोडामा, मुद्रा है सिली। और संसद है पार्लियामेंट। घाना की राजधानी अकरा, मुद्रा है केडी, घाना की राजधानी अकरा, मुद्रा है केडी। पार्लियामेंट है मतलब संसद है पार्लियामेंट। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रेंट, पार्लियामेंट है पार्लियामेंट। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, मुद्रा है क्वाचा, मुद्रा क्या है क्वाचा। और पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मुद्रा है डॉलर, पार्लियामेंट है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, मुद्रा शिलिंग। और संसद पार्लियामेंट है। आगे चलते हैं, मैथ है छोड़ देते हैं, अच्छा मैथ है। चलिए 25 क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तोल्काप्पियम। इसके बारे में जानेंगे। तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ से हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों यानी कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ प्राचीन संगम यानी कि चोल, चीर और पांड्य से संबंधित है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 से ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया है। अन्य संगम साहित्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि शिल्पाधिकारम, लेखक हैं इलांगू अडिगा। शिल्पाधिकारम का कौन है? इलांगू अडिगर। मणि मेखला के शीतल सतनार, मणि मेखला के शीतल सतनार। जीविका चिंतामणि है तिरुतक्कर देव हैं, तिरुबक्कर देव। अब आगे तिरुकुलर खोजा तिरुवल्लुवर। कहता है कि इरामावतारम खोजेगा कंबन, इरामावतारम खोजा कंबन। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा तत्व। आगे जाते हैं। शिल्पाधिकारम को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। शिल्पाधिकारम को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करणों में कहता है कि इरामावतारम सबसे प्रसिद्ध है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम मदुरा में अगस्त्य था मुनि, अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य। दूसरे का कपाटपुरम में अगस्त्य था। तीसरे का मदुरा में हुआ था नक्कीकर। पहला हुआ था आपका मदुरा में अगस्त्य था, दूसरा का हुआ था कपाटपुरम में अगस्त्य था, तीसरा का हुआ था मदुरा में नकीर था। आगे के संगम शब्द का सर्वप्रथम अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिसमें तमिल कवि विद्वान एकत्रित होते हैं। आगे वकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था? वो किया था आपका चालुक्यों ने। कौन? चालुक्यों ने। वकाटक राजवंश के बाद चालुक्य बदामी राजवंश के दक्षिण भारत में शासन किया था। वकाटक राजवंश की 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी तक सर्वाधिक तक दक्षिण में शासन करने वाले समस्त राजवंशों को वकाटक राजवंश की सम्मिलित कहा जाता है। बदामी के चालुक्य ईसा की 6ठी शताब्दी के बीच से होकर के 8वीं शताब्दी के बीच तक दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की शाखा का अधिपति रहा। अब आगे चलते हैं। अब आगे चोल, इसके बारे में जान लेंगे। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। चोल का साम्राज्य 9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। 1850 से लेकर के 1887 ईस्वी तक चोल वंश संस्थापक विजयालय था। और 1850 से लेकर 1887 जिसकी राजधानी तंजा यानी कि तंजौर था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। बंगाल के जब पाल शासक हराया महिपाल खड़ाया था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था और नवीन राजधानी कहाँ बनाया था? गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कर गए थे। आगे सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में कंबन वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन राजवंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के प्रथम शासक सिमुक सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुलावामी तथा यज्ञश्री सतकर्णी था। इस राजवंश के शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। कौन थे? हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना किए थे।
सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सतकर्णी 2 अश्वमेध यज्ञ 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन और कांसे की मुद्राएं का प्रचलन किया था। राष्ट्रकूट वंश राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। 752 ईस्वी में शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थी। इसकी राजधानी मणिकर यानी कि मानखेट थी। राष्ट्रकूट वंश के विशाल शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय तृतीय तथा इंद्र तृतीय था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार शासक बसराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। अशोक के टोपरा शिलालेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? वो खोजा था आपका कैप्टन फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था। अशोक के टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम खोजा था। फिरोज शाह तुगलक जब टोपरा कला में शिकार के लिए आया था तब उसकी नज़र एक स्तंभ पर पड़ा। पहले उसे तोड़ने की कोशिश किया, फिर बाद में उसने मन में आया कि इसे लेकर के दिल्ली चला जाए। इस बात का वर्णन इतिहासकार श्यामे सिराज ने तारीखी फिरोजशाही में किया। कौन? श्यामे सिराज ने। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरे तीन फेंतला ने किया था। अशोक के शिलालेख पढ़ने का सफलता सबसे पहले 1837 में जैन प्रिंस से हुआ था। आगे चलते हैं। अशोक के सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रूमिनदई जो था वो आर्थिक था। सब था प्रशासनिक, लेकिन एक रूमोदनोई जो था ये रूमिनदेई जो था ये आर्थिक था। कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनयिक था। यह मुगल शासक जहांगीर के समय 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? हुआ आपका मेहरगढ़ से। हाँ, यह 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले यहाँ से। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा है, इलाहाबाद जिला पर उत्तर प्रदेश में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व के बीच की चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मुख्य नवपाषाणिक कालीन स्थल बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, रेनीकुट्टा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, शिवभूम झारखंड में हो जाएगा। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गफकड़ाल से अनेक गत्तावास मृदभांड आदि प्राप्त हुए। बुर्जहोम से विशिष्ट आयताकार गुल्हाड़ी एवं कुत्ते का अपने मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से। चिरांद बिहार में है। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्यतः रूप से हिरण के सींग के हैं। नवपाषाणकालीन उपकरणों में कोल्डीबा, बसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि प्रमुख हैं। आगे मध्यपाषाण काल से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। इसके प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोड़ में से मिलता है। अब कुछ हड़प्पाकालीन स्थल निम्न है, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर खोज दयाराम सोनी किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी रखालदास बनर्जी किया था, नकलकाना जिला पाकिस्तान में। चुनहोदरो सिंधु नदी है, अर्नेस्टेड मैके ने किया था, सिंध प्रांत में। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, बीबी लाल एवं बीके थापर ने राजस्थान में है। धोलीवीरा लूनी गुजरात में है, जेपी जोशी ने किया था, जेपी जोशी ने। पनवाली ये जो है ना सरस्वती नदी किनारे है हरियाणा में, RS बिष्ट ने किया था इसका नामकरण। अब आगे चलते हैं। रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता के द्वारा, जान लीजिए। रेला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था एवं 1342 ईस्वी में इंग्लैंड सुल्तान ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी किताब उद रेहला से वर्णित है। रेहला में तत्कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मतलब है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कहता है कि लज्जत ए सिकंदरी, यह पुस्तक संगीत से संबंधित जो सिकंदर लोदी के द्वारा शासनकाल में लिखा गया था। सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी। आगे चलते हैं। अब अगर तबकात ए नासरी, यह जो है ना, यह मिन्हास उस सिराज की रचना है।
मिनहाज उस सिराज की रचना है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक के इतिहास का वर्णन है। कौन? तबकात ए नासरी में। आगे यह पुस्तक मुख्य रूप से अलवरी वंश यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद की से संबंधित है। तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन बरनी ने किया था। इसमें बलबन के सिंहासन रोहन के से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक के शासन का वर्णन है। फतुहात ए फिरोज शाही यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फुतुहात उस सलातीन या इस्लाम की कृति है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित विभाग दीवान ए रियासत का उल्लेख मिलता है, जिससे सुल्तान ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिए बनाया था। इसमें चरखे का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है। तारीख मुबारक शाही या याहिया बिन अहमद सिकंदरी की रचना है। सैयद वंश के बारे में जानने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन? तारीख मुबारक शाही। फिरोज शाह तुगलक की नगर प्रणाली का वर्णन इनमें मिलता है। दिव्य परीक्षा क्या है? द्रव परीक्षा। ये कहता है द्रव परीक्षा क्या है? यह ठक्कर पेशे की कृति है जो अपभ्रंश में लिखी गई है। ठक्कर पेरू क्या है? ठक्कर पेरू अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल प्रमुख था। तूतीनामा या जिया नक्काशी की कृति है। तूतीनामा या संस्कृति कहानियों का फारसी अनुवाद है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले कौन आया था? अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित को समय। फिर आया था आपका भारत छोड़ो। देख लेते हैं। महात्मा गांधी के ग्रीष्म प्रस्ताव पहले आया था अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। पहले आया अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। क्रिप्स मिशन 24 मार्च 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। अगस्त प्रस्ताव लाल नेतृत्व के द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से नाम दिया गया, जिसे कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए अलग होने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले बाद में जवाहरलाल नेहरू तथा चौथा ब्रह्मदत्त था, जो व्यक्तिगत क्या था, ये सत्याग्रही थे। आगे क्रिप्स मिशन 42 में आया था 11 मार्च को। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन में भारत के लिए अधोलिखित प्रावधान कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथाशीघ्र भारत को स्वशासन अर्थात डोमिनियन स्टेट्स का अधिकार दिया जाएगा। दूसरी का बात कहता है कि फिर तक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करते हुए उसके सदस्यों की संतुष्टि हेतु यह आश्वासन दिया गया कि प्रांत से असहमत हैं और वह पूर्वतः एवं पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं। तीसरा का बात भारतीय संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के समझौता होगा। अगर बात रहा कि एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख लोगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहता है कि क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट्स संविधान सभा में रियासतों के शासक द्वारा नामित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति जताई थी। आगे चलते हैं। अब आगे हैं आगे कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा तथा ऐसा बैंक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला।
मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने पर किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। इस आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जबकि जयप्रकाश नारायण को जो था हजारीबाग जेल में रखा गया। वहीं से जयप्रकाश नारायण भाग गया था और नेपाल चले गए और वहां जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद दस्ता का गठन किया था। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। भूमिगत नेताओं में प्रमुख था जयप्रकाश नारायण, नामवर लोहिया, अच्युत प्रवर्धन, अरुणा असफली था। आगे चलते हैं। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन का आमरण उपवास पर बैठा, अनशन पर बैठा। 7 मार्च 1943 को उन्होंने भूख हड़ताल वापस ले ली। बाद में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया गया। अब आगे है आपका भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 2 महिलाओं स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये किया गया था आपका माहू के पुणे में। आगे चलते हैं। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय सेना ने 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियां के गठन की घोषणा की है। माहू में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है और शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। अब आगे कि मिशन दिव्य शस्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो अग्नि 5 से। अग्नि 5 है ना, हो जाएगा अग्नि 5 से। चलिए अग्नि 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्य शस्त्र नाम दिया है। अग्नि 5 मिसाइल अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी दूरी को मिसाइल है जिसकी सहायक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। आगे चलते हैं। मारक क्षमता कितना है? 5000 किलोमीटर। आगे है मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के कैमूर जिले में मनाया गया था ना, यही ना, कहाँ मनाया गया? और कैमूर जिला में मनाया। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ गांव में पावरा पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 600 फीट है। और अब आ गया महोत्सव और राज्य। कहता है कि खोंगजोम दिवस 2024 मणिपुर, खोंगजोम मणिपुर, नागा पक्षी महोत्सव जमुई बिहार, ताबे उत्सव जम्मू कश्मीर, ताबी महोत्सव जम्मू कश्मीर, पर्पल उत्सव अमृत उद्यान दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, और केला उत्सव वो जगह आपका मध्य प्रदेश और बुरहानपुर। केला महोत्सव मध्य प्रदेश बुरहानपुर। गणगौर उत्सव राजस्थान, गणगौर चपाचर कहता है कि चारकूट त्यौहार हो जाएगा मिजोरम। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हो जाएगा चंडीगढ़। कला घोड़ा और कला महोत्सव हो जाएगा मुंबई या महाराष्ट्र। कहता है कि थाई पूसम त्यौहार हो जाएगा तमिलनाडु। गंगा सागर मेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल या मथुआ धर्म मेला भी पश्चिम बंगाल। अब आगे है जैव अनमीकरणीय पदार्थ कौन सा है? हो जाएगा आपका प्लास्टिक, हो जाएगा आपका पॉलीथीन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, और हो जाएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी, ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बारे में उतना नहीं देखना है। चूरर नहीं देखना है। चलिए क्लोरीन से बनता है। अब आगे है कि किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? डी नंबर हो जाएगा कि ऐसा कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। हाँ, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। आगे चलते हैं। अब ये दिया गया है कि इसका बारे में दिया गया है संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था के बारे में। संसदीय व्यवस्था पर जान लेंगे। विशेषता क्या है? दोहरी कार्यकारिणी है, बहुमत दल का शासन है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, राजनीतिक एकरूपता है
गुण में हो जाएगा कि विधायी एवं कार्यपालिका के बीच के सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार है, निरंकुशता पर रोक है, व्यापक प्रतिनिधित्व। दोष में हो जाएगा कि अस्थायी सरकार, नीति की निश्चितता नहीं है और शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है। और पीछा था संसदीय। अब आ गया राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति वाला में है आपका एकल कार्यकारिणी है, राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन है, उत्तरदायित्व का अभाव है, राजनीतिक एकरूपता नहीं। दो समझेगा विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव है, गैर उत्तरदायी सरकार है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना है और सीमित प्रतिनिधित्व गुण है, अस्थायी सरकार है, नीति में निश्चितता है, उक्तियों के विभाजन पर आधारित है। आगे चलते हैं। अब आ गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जो सही उसको मिलाना है। प्रतिरोधी, प्रतिरोधी होगा जीवाणु के विकास को रोकता है। प्रतिजैविकी, इसके बारे में जान लेंगे। प्रतिरोधी पहले देख लेते हैं। प्रतिरोधी मतलब हो गया कि कटा फटा और घाव साफ करने में होता है। और फिर प्रतिजैविकी जीवाणु के विकास को रोकता है। रोगाणुनाशक हो जाएगा आपका रोगाणुनाशक हो जाएगा आपका नाल नल आदि साफ करने में। और पीड़ाहारी हो जाएगा आपका दर्द निवारक के रूप में। आगे चलते हैं। प्रतिरोधी वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती हैं। इनका प्रयोग रक्त को दूषित होने से रोकने या घाव को भरने में किया जाता है। महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक औषधियाँ क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कैमेनोफोर बोलते हैं, कैमेनोफोर परमैंगनेट, आयोडोफॉर, मर्क्यूरोक्रोम, हेक्साक्लोरोफिल, आयोडीन आदि। प्रतिजैविकी, इससे जीवित कोशिका से प्राप्त या निर्मित किया जाता है। इसको बनाने में मोल्डल्स, कवक आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की जीवन को बाधित और वृद्धि को रोकती है। प्रथम प्रतिजैविकी पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। अब आगे हैं, आगे महत्वपूर्ण प्रतिजैविकी जैसे पेनिसिलिन हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, सेफ्लोस्पिरिन हो जाएगा, सेट्रोमाइसिन हो जाएगा आदि। पीड़ाहारी औषधि जो बिना बेहोशी के मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय प्रभाव से दर्द को कम कर देती है, वही पीड़ाहारी हुआ। इससे दो वर्गों में बांटा गया है, और निद्राकारी पीड़ाहारी तथा निद्राकारी पीड़ाहारी। और निद्राकारी में हो जाएगा एस्पिरिन, जिसको 2-एसी वक्सी बेंजोइक अम्ल तथा पैरासीटामोल। अनिद्राकारी में हो जाएगा ये, इनमें जो होता है सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट करा करके दर्द कम किया जाता है। इसकी अधिक मात्रा से आलसीपन, कोमा, मृत्यु हो सकती है। इसको अफीम उत्पाद जैसे कि मार्फिन, कोकीन, हीरोइन से प्राप्त किया जाता है। रोगाणुनाशक, इसका उपयोग नाला नल आदि को साफ करने में किया जाता है। आगे चलते हैं। अब आ गया कि निम्नलिखित में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य में कौन सा कूट सही है? भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश होगा, मालदीव हो जाएगा, म्यांमार नहीं है। आगे चलते हैं। 8 गो देश है, स्थापना हुआ काठमांडू में 85 में। चलते हैं दक्षिण एशियाई सार्क जिसको बोलते हैं। 8 सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। आगे चलते हैं। इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें शिखर सम्मेलन में सार्क का सदस्य बना था। सार्क का पूर्व फॉर्म से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन है? माइका है, और धात्विक खनिज है माइका, ये सब धात्विक है। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव उपस्थित रहता है, इन्हें खनिज कहलाता है। खनिज की पहचान इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और धात्विक। इसके बारे में जानेंगे। धात्विक खनिज जान लेते हैं। ये खनिज प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि हो जाएगा कोयला, हीरा, माइका, पोटास, गंधक, खनिज तेल, जिप्सम आदि। और धात्विक, ये जो मूल रूप में नहीं पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज का धात्विक हो गया वो। और धात्विक खनिज जो मूल रूप में पाए जाते हैं, और धात्विक खनिज जो मूल रूप में नहीं पाए जाते, जिन खनिजों के गलाने से धातु प्राप्त होती है, जैसे कि हो गया आपका क्रोमाइट, मैग्नीज, बॉक्साइड, सोना, चांदी, टीन, कोबाल्ट, तांबा आदि। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। धरवार युग की अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। कौन? मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादक राज्य उड़ीसा में हो जाएगा केंदुझाड़, बोनाई हो जाएगा, कालाहांडी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, महाराष्ट्र में भंडारा। क्रोमाइट लोहा तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है, जो ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट,
और सर्पेंटाइन जैसे अत्यधिक क्षारीय नगण्य शैलों से मिलता है। यह क्रोमियम के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। क्रोमाइट का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्यों में तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। क्रोमाइट का उत्पादन राज्य हसन कर्नाटक का है। जाजपुर ढेंकनाल कोइंझोर उड़ीसा का है। रत्नागिरी या भांडरा महाराष्ट्र का है। बॉक्साइट टर्शियरी युग में निर्मित लेटेराइट शैलों से संबंध है, जो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम की मात्रा 55 से 65% होता है। बॉक्साइट का उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका पंचमपत्तपाली पहाड़ी हो जाएगा उड़ीसा में। अमरकंटक हो जाएगा मध्य प्रदेश में। शहडोल मध्य प्रदेश में। पलामू या लोहरदगा झारखंड में। कोली पहाड़ियाँ हो जाएगा तमिलनाडु में। माइका अब्रक अग्नि एवं कंकरित चट्टानों में खंडों में पाया जाता है। अब्रक का प्रमुख मुख्य अयस्क पिगमाइट। इसका उपयोग विद्युत सामान में इंसुलेटर सामग्री के रूप में किया जाता है। वायुयान में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योगों तथा रडार में होता है। अब्रक के उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश लन्नौर हो जाएगा। राजस्थान का जयपुर उदयपुर हो जाएगा। झारखंड का हजारीबाग सिबू हो जाएगा। बिहार का गया भागलपुर मुंगेर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है? और सुदर्शन सेतु है। आगे चलते हैं, बस इतने जाना है सुदर्शन सेतु क्या है। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सुदर्शन सेतु, जिसे बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन किया गया था। यह अनोखा मुख्य भूमि और गुजरात के बेयट द्वारका को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। सुदर्शन सेतु तकनीकी रूप से एक समुद्री लिंक है जो गुजरात के लिए पहला पुल है, जिसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है, जिसमें 900 मीटर लंबा केबल आधारित पुल है। आगे है, इसमें फुटपाथ के ऊपर हिस्से पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल भी है। आगे, अटल सेतु का लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाली पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र तल पर जो है 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर 5.5 किलोमीटर है। अटल सेतु नन्हा सेवा लिंक के रूप में जाना जाता है। अटल सेतु मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रामगढ़ जिले के उरण तालुका में नन्हा सेवा पर समाप्त हो जाती है।